गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत अनेक टुकड़ों में बट गया था और यहाँ अनेक नए वंशों का उदय हुआ है, जिनमें वल्लभी में मैत्रक वंश का, मालवा में यशोधर्मन, पंजाब में हुण जाति, मालवा और जो मगध का एरिया है वहाँ पर उत्तर गुप्तों का, और कन्नौज में मोखरी वंश का उदय होता है। ऐसे ही एक महान वंश आया है इस टाइम पर स्थानेश्वर में पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के बारे में हमें जानकारी उस टाइम का जो साहित्य है उससे, पुरातत्वों से और जो विदेशी विवरण मिलते हैं उनसे पता चलती है। भारत में हरियाणा के अंबाला जिले में स्थानेश्वर नामक एक स्थान है, वहां पर पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है और इस वंश की स्थापना सबसे पहले नरवर्धन ने की थी। उसके बाद राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकरवर्धन शासक हुए इस वंश के। प्रभाकरवर्धन के दो पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक पुत्री राज्यश्री थी, जिसका विवाह कन्नौज के जो मोखरी वंश है उसके शासक ग्रहवर्मन थे, उसके साथ इसकी शादी कर दी गई थी। परंतु बाद में मालवा के शासक देवगुप्त ने और बंगाल का शासक शशांक, इन दोनों ने मिलकर इस मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और जो ये राज्यश्री है प्रभाकरवर्धन की पुत्री, इसे बंदी बना लिया था। जब राज्यश्री के बारे में उसके भाई राज्यवर्धन को सारी बातें पता चली तो वह देवगुप्त और शशांक से बदला लेने के लिए चल पड़ा। उसने देवगुप्त को पराजित कर दिया, परंतु शशांक ने उसे धोखे से मार दिया। अब भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति वंश का एक महान शासक था, थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उसका सबसे पहला कार्य अपने भाई के हत्यारे शशांक से बदला लेना था और अपनी जो बहन राज्यश्री थी उसकी कैद में उसे आजाद करवाना था। इसी बीच हर्ष का जो ममेरा भाई था बंडी, वो इसको सूचना देता है कि राज्यश्री कैद से निकलकर भाग गई है और विंध्य के पर्वतों की ओर चली गई है। हर्षवर्धन एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्य के जंगलों में जाता है और राज्यश्री को उस टाइम ढूंढता है जब वह सती होने जा रही थी। राज्यश्री की रक्षा करके हर्षवर्धन कन्नौज लौटता है। उसे अब अपनी बहन का भी राज्य और अपना राज्य दोनों संभालने थे, इसलिए उसने थानेश्वर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज की राजगद्दी पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने सबसे पहले शशांक से बदला लिया और उसके साम्राज्य को कन्नौज में शामिल कर लिया और इसी के साथ शुरू होता उसकी साम्राज्यवादी यात्रा, जिसमें वह पंजाब, कन्नौज, गौड़, बंगाल, मिथिला और उड़ीसा तक के जो देश हैं उनको अपने राज्य में शामिल कर लेता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि है एक बाणभट्ट, वो तो यहाँ तक कहता है कि इसने अपने साम्राज्य में सिंध, हिम प्रदेश और नेपाल को भी सम्मिलित कर लिया था। एक साम्राज्यवादी शासक की तरह हर्षवर्धन ने कुछ राज्य युद्ध के द्वारा अपने साम्राज्य में मिलाए और वल्लभी जैसे शासक, जिसके साथ उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, वहां का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया। उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद हर्षवर्धन दक्षिण की ओर बढ़ता है और वहां पर वातापी का प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था, परंतु उसके ऐहोल अभिलेख से ये पता चलता है कि हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था इसने। इसके बाद उसने दक्षिण में कोई युद्ध नहीं किया। उत्तर में उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। हर्षवर्धन एक महान विद्वान था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे ग्रंथों की रचना की है। बाणभट्ट उसका दरबारी कवि था, जो उसने हर्षचरित, जो हर्षवर्धन की जीवनी है, और कादम्बरी जैसे ग्रंथ लिखे हैं। हर्षचरित एक गद्य काव्य है जिसके अंदर जो प्रथम 3 पार्ट हैं उसमें बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है और बाकी के जो 5 पार्ट हैं उसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। इसी में हर्षवर्धन के जो पूर्वज हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है और इसी पुस्तक में हर्ष के जो प्रारंभिक जीवन है, राज्यारोहण है, सैनिक अभियान है, हर्ष के समय की राजनीति और संस्कृति उसके बारे में जानकारी मिलती है। बाणभट्ट का दूसरा ग्रंथ कादम्बरी था।
यह भी एक संस्कृत साहित्य का उपन्यास है। हर्षवर्धन का जो ग्रंथ है प्रियदर्शिका, वह 4 अंकों का एक नाटक है जिसमें वत्सराज जो उदयन है उसके अंतःपुर की प्रणय कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसे ही रत्नावली भी 4 अंक हैं इसके भी। यह नाटक वत्सराज उदयन और उसकी रानी वासवदत्ता की एक परिचारिका है, नौकरानी नागानिका, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा जो है नागानंद, यह बौद्ध ग्रंथ है। ऐसे इसमें 8 अंक हैं। उस टाइम का एक और ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। यह एक महायान शाखा का बौद्ध ग्रंथ है और जो गणपति शास्त्री हैं इतिहासकार, 1925 ईस्वी में इसने प्रकाशित किया था। इसमें 1000 श्लोक हैं। इसमें 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 8वीं शताब्दी तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ में हर्ष के लिए है शब्द का प्रयोग किया गया है। हर्षवर्धन के दरबार में एक मयूर नामक विद्वान था। उसे एक बार कुष्ठ रोग हो गया था, तो उसने भगवान सूर्य की उपासना की और उसकी उपासना में मयूर शतक और सूर्य शतक की रचना की, जिसके कारण उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। ऐसे ऐसे विद्वान हर्ष के दरबार में थे। ऐसे ही एक हरिदत्त और जयसेन जैसे प्रसिद्ध विद्वान उस टाइम थे। जयसेन ने हर्ष को कालिदास और भास के समान विद्वान बताया है। कल्हण की जो राजतरंगिणी है 12वीं शताब्दी में लिखी गई है, उससे पता चलता है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले शैव धर्म को मानता था। ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष दान देने के लिए प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद को बुलाता था। एक चीनी यात्री है स्वानचांग, वो बताता है कि छठा अधिवेशन जो 635 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, उसमें वो सम्मिलित हुआ था। इस आयोजन के अवसर पर हर्षवर्धन महात्मा बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा करते थे। ऐसे ही उस टाइम आया चीनी यात्री ह्वेनसांग बताता है कि हर्षवर्धन समय समय पर कन्नौज में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं बुलाता था। कन्नौज में एक सभा ह्वेनसांग ने भी की और उसने महायान पर प्रवचन दिए। इस सभा की अध्यक्षता को लेकर पहले तो विवाद चल रहा था। बताते हैं कि जब इस सभा का संचालन चल रहा था तो ब्राह्मणों ने इसमें उत्पात मचा दिया था। बाद में 500 ब्राह्मणों को देश से निर्वासित कर दिया गया। ये सारी जानकारी हमें ह्वेनसांग की पुस्तक सीयूकी से मिलती है। अगर हम हर्षवर्धन के समय की मुद्राओं के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन की 2 मुद्राएं नालंदा और सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। ये तांबे की मुद्रा है। सोनीपत की मुद्रा पर शिव का वाहन नंदी अंकित है। नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा हुआ मिला है और उसे माहेश्वर, सार्वभौम और महाराज धीराज कहा गया है। जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं राधा कुमुद मुखर्जी हैं, वे कहते हैं कि हर्ष में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण था। वह अशोक की तरह धार्मिक था और समुद्र की गुप्त की तरह साम्राज्यवादी था। हर्षवर्धन के समय का चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसकी पुस्तक सीयूकी है, उस टाइम की जो इतिहास है उसको जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि वह 15 वर्ष तक इस देश में रहा था और वह बौद्ध ग्रंथ है जो उनको पढ़ने के लिए आया था यहाँ पर। ह्वेनसांग को युआनचांग, स्वानचांग, शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वह बताता है कि हर्षवर्धन सदैव काम करता रहता है। दिन उसके लिए बहुत छोटा है और कर्तव्य के कारण वह भोजन और सोना भी भूल जाता है। हर्ष को उसने शीलादित्य के नाम से संबोधित किया है। वह बताता है कि हर्ष के समय सामंतों की कई श्रेणियां मिलती हैं और ऐसे ही सिंध और मतिपुर के राजाओं के बारे में बताता है कि वे शूद्र जाति के थे और शूद्रों को उस टाइम कृषक कहा जाता था। वह सिंचाई के बारे में बताता है कि सिंचाई घंटी यंत्र, जिसे हम रहट भी कहते हैं, उसके द्वारा होती थी। उसके अनुसार भारत के घोड़े अरब, ईरान और कंबोज से आते थे। इसके अतिरिक्त वह नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताता है कि जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। उस टाइम यहाँ का प्राचार्य शीलभद्र था। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक बहुत ही टफ एग्जाम होता था, जिसमें 10% विद्यार्थी सफल होते थे। ह्वेनसांग इस विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष तक रहा
उसने बताया कि यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और यहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा लेना उसके लिए अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त महायान बौद्ध धर्म, गणित, दर्शन और ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। हेमसांग बताता है कि हर्षवर्धन ने 100 गांवों को नालंदा के खर्च के लिए दान में दे दिया था। 671-72 में आया हुआ एक अन्य चीनी यात्री इत सिंह है, वो बताता है कि हर्षवर्धन ने 200 गांवों को दान में दिया था। हर्षवर्धन के समय सामाजिक जीवन में सबसे अहम महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, वो हुआ है सामंतवाद का। यहाँ पर एक नई जाति का भी उदय होता है जो कायस्थ कही जाती है, और जो 4 वर्ण थे उनसे ही अनेक जातियों का जन्म बताया गया है। उस टाइम जो अंतरजातीय विवाह होते थे उनको हीन दृष्टि से देखा जाता था और उनसे उत्पन्न संतान की जो जाति होती थी वो माता पर आधारित होती थी। महमूद गजनवी के टाइम पर आया हुआ अलबरूनी भी यही बताता है कि बच्चे की जाति माता की होती थी। इस टाइम जो अस्पृश्य जातियां थी उनकी संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। चंडाल जैसी जातियां आ गई थी। हालांकि ये पहले भी थी, परंतु इस टाइम इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। ब्रह्म पुराण कहता है कि जो बौद्ध, जैन, लोकायत और कापालिक हैं उनको स्पर्श करने वाले व्यक्ति को सवस्त्र स्नान करना होना चाहिए, तभी वो शुद्ध माना जाएगा। गुप्तोत्तर काल में जो स्त्रियों की स्थिति है वो भी बहुत गिर गई थी। उनकी विवाह की आयु 8 वर्ष बताई गई है। इस टाइम नारद समर्थी है जो उसके एक टीकाकार हैं असहाय, वे कहते हैं कि स्त्रियों की अभिभावकता इसलिए आवश्यक है कि जो शास्त्राध्ययन है उसके अभाव के कारण उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती। अर्थात स्त्रियों को बचपन में पिता के साय के नीचे, जवानी में पति के साय के और बुढ़ापे में पुत्र के साय में रहना चाहिए। इस टाइम सती प्रथा के कुछ अभिलेखीय साक्ष्य मिलते हैं, परंतु 9वीं शताब्दी में तो सती प्रथा बहुत ही प्रचलित हो गई थी। कुछ इतिहास का जो है निबंधकार अंगीरा, हारित, अपरार्क और विज्ञानेश्वर वे सती प्रथा की प्रशंसा करते हैं, परंतु मेधातिथि जैसे विद्वान हैं जिन्होंने इसका प्रबल विरोध किया है और इसे कहा है आत्महत्या। इसने सती प्रथा को स्त्रियों के लिए पूर्णतः निषिद्ध बताया है। तो फ्रेंड्स, ये था गुप्त वंश के बाद आया हुआ पुष्यभूति वंश और उस टाइम की सामाजिक व्यवस्था। आगे हम करेंगे कि हर्षवर्धन के टाइम के बाद भारतीय इतिहास ने कौन से रोचक मोड़ लिए हैं।